नमस्कार. नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेमध्ये येणं पूर्णपणे अशक्य आहे आणि तसंच व्हायला हवं असं आता आमच्यासारखे संघ भारतीय जनता पार्टीचे टीकाकारच नव्हे तर अनेक अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्राचे अभ्यासक सुद्धा बोलू लागलेत. मोदी पुन्हा सत्तेत आले तर मग पुन्हा या देशामध्ये निवडणूक होणे नाही असं अनेक लोक सांगत होतेच आधीपासून. पण खुद्द आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती, जे की स्वतःच जगभरामध्ये मान्यता असलेले अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आणि विश्लेषक आहेत आणि ज्यांच्या मताला, ज्यांच्या दाव्यांना केवळ आपल्या देशातच नव्हे तर जगभरामध्ये गांभीर्याने घेतलं जातं, असे डॉक्टर परकला प्रभाकर यांनी हेच मत मांडलंय. एका हिंदी यूट्यूब चॅनलला त्यांनी नुकतीच एक मुलाखत दिली. खरं तर हिंदीमध्ये बोलणं त्यांना फारसं सुलभ जात नाही, तरीही त्यांनी विविध प्रश्नांवरती हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केला आणि देशाची सद्यस्थिती किती वाईट, अगदी भयानक दुर्दशेच्या पातळीवरती पोचलेली आहे ते तर त्यांनी सांगितलंच. परंतु मोदी पुन्हा सत्तेमध्ये येणं अशक्य आहे हे सुद्धा अगदी स्पष्टपणे सांगितलं आणि त्याची कारणंही सांगितली. मोदींच्या अत्यंत विश्वासातील अशा देशाच्या अर्थमंत्रींबाईचे पती असून सुद्धा त्यांनी ही सगळी मतं परखडपणे स्पष्टपणे मांडली हे खरंच कौतुकास्पद आहे. साऱ्या देशातील सुजाण नागरिकांनी यासाठी त्यांना धन्यवादच द्यायला हवेत. पहा, ऐका तुम्ही सुद्धा या मुलाखतीमधील काही अतिशय महत्त्वाचा भाग मी अभिव्यक्तीच्या आपल्या तमाम दर्शकांसाठी इथे पुनर्प्रसारित करतोय. डॉक्टर परकला प्रभाकर यांना पहिलाच प्रश्न हाच विचारला गेला की मोदी सगळीकडे सध्या डांगोरा पिटत फिरतायत की अबकी बार 400 पार जाणार म्हणून, किमान 370 जागा तर भारतीय जनता पार्टी स्वतः मिळवणार म्हणून. तुम्हाला त्यांच्या या दाव्याविषयी काय वाटतं, तेव्हा ते काय म्हणाले पहा. आप अभी ये 370 संभव है, 400 पार संभव है, ऐसा डिबेट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि वो बोले थे. अगर वो नहीं बोला होगा तो आप ये डिबेट करेंगे कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत पाएगी नहीं पाएगी. देखिए, आप बोल रहे हैं ना, ये ट्रिक है, जुमला है, ये जुमला है. आपका नजर अगर ये जीतेगी ना जीतेगी इस बात से, अगर ये 400 पार करेगी या नहीं करेगी, उससे आपका दृष्टि उसमें जाने के लिए ये एक जुमला है. 400 पार तर सोडाच, भारतीय जनता पार्टीला 220 ते 230च्या पुढे जागा मिळणार नाहीत असं ठाम शब्दामध्ये डॉक्टर परकला प्रभाकर म्हणाले. आपल्या अभिव्यक्तीच्या मागच्याच एपिसोडमध्ये कोणत्या राज्यामध्ये भाजपला किती जागा मिळतील याचं सगळं गणित आकडेवारीसहित आणि त्यामागची कारणंही मी मांडलेली होती, आपल्याला आठवत असेल. त्यात मी हेच सांगितलं होतं, भाजप 230च्या पुढे जाणार नाही. लक्षात आहे ना, आठवत असेल तुम्हाला. परकला प्रभाकर यांनी त्याचीच पुष्टी केलेली आहे. इतना मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत घूम रहा हूँ, लोगों से बात हो रही है. मैं सिर्फ एलिट से नहीं, लेकिन आम जनता से भी बात, जी, आम आदमी नहीं, आम जनता से जी. तो मैं कुछ दिन पहले मैं पुणे में था, उससे पहले मैं अहमदाबाद गया था. इससे पहले मैं बहुत घूम रहा हूँ. मैं किताब की वजह से बहुत मीटिंग्स चल रहे थे, मैं जा रहा हूँ. देखिए, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ये मोदी गेट का ये जो है ना घोटाला, शायद यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये इतनी तेजी से लोगों के बीच में चले गई हैं और भी जा रही हैं, कि इतना चर्चा हो रहा है इसके बारे में. और अभी इस नैरेटिव के ऊपर भाजपा का और सरकार का पकड़ नहीं रही. ये नैरेटिव उनके हाथों से चले गए. ये चुनाव भाजपा मोदी एक तरफ, देश की जनता एक तरफ, ये लड़ाई. अच्छा, भाजपा को देखिए 220-30 आना भी बड़ी मुश्किल है. पण भारतीय जनता पार्टीचा हा जो मोठा पराभव होणार आहे त्याची कोणती प्रमुख कारणं असतील असं तुम्हाला वाटतं? हा प्रश्न विचारल्यावरती परकला प्रभाकर यांनी दिलेलं उत्तर हे असं आहे. देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और इतना अनरेस्ट है
देश में, मणिपुर, लद्दाख, इसका असर आप इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। आप बेरोजगारी का इफेक्ट, उसका असर आप अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। महंगाई के बारे में आप अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। आप देखिए, आपको तो सम सेंस होगा ना कि हमारे रूरल सेक्टर में क्या स्थिति है आज। लास्ट ईयर जितने पैसे आप मनरेगा स्कीम है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, जितना पैसे आप उसको एलोकेशन किया बजट में, वो साल भर जितना आप स्पेंड करना था उसको आप 6 मंथ्स में एग्जॉस्ट कर दिया। मतलब क्या है? मतलब है ये है कि अर्बन एरिया से उतने लोग वापस गांव के तरफ जा रहे हैं और ये मनरेगा जॉब्स को डिमांड कर रहे हैं। तो अनरेस्ट देखिए, और वेजेस तो स्टैग्नेंट हो गया है। आप आईएलओ को रिपोर्ट देखिए, आ गया था 4-5 दिन पहले, और वो आप वो आंकड़े बाजू में रखिए, लेकिन देखिए हमारे नौजवान आज गाजा जाने के लिए तैयार है रोजगार के लिए। ये भी जानते हैं कि वहां युद्ध है, ट्रेन जा रहे हैं और गाजा जा रहे हैं। ये मालूम है कि वो जीवित आ सकते या नहीं आ सकते, ये शक है, फिर भी जाने के लिए तैयार है। आप देखिए इतना सीरियस है बेरोजगारी। दिल्लीतील मोदी सरकार आणि स्वतः नरेंद्र मोदी हे अजिबात लोकशाहीवादी नाहीत। हुकुमशाही राज्यव्यवस्थेबद्दल त्यांच्या मनामध्ये प्रेम आहे आणि त्याची अनेक उदाहरणं आपण मागील काही वर्षांमध्ये पाहिलेली आहेत आणि आताही पाहतो आहोत, असं अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये प्रभाकर यांनी सांगितलं। पहा, ऐका। एक बात तो अभी तक तो हम सब लोगों को साफ हो गया कि अभी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, सरकार जो है दिल्ली में, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए आप कहीं सुना है, देखा है सारे दुनिया में 145 एमपीज को सस्पेंड करके हाउस चलाना किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है क्या? हमारे यहां हो गया, हुआ। और ये कहीं आपने देखा है कि एक राज्य तकरीबन 1 साल से जल रहा है, मणिपुर, और आपका अखबार छापती नहीं, आपका टीवी स्टूडियोज बोलते नहीं, बहस करते नहीं, प्रधानमंत्री जाते नहीं, मंत्री जाते नहीं, उधर का लोगों का आवाज क्या है हमको सुनाई देते नहीं, उधर का इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या बोलते हैं? ये इसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं। अगर इसको डेमोक्रेटिक बोलना है तो आप डेमोक्रेसी का पूरा डेफिनेशन बदलना पड़ेगा ना। भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमधील राज्यांची स्वायत्तता मोदींनी संपवून टाकलेली आहे आणि राज्यांना केंद्राचा आश्रित बनवून टाकले। हे अतिशय भयानक असल्याचं अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या प्रभाकर यांनी स्पष्ट केलं। राज्य का जो राइट्स है, हक है, उसको छीन लिया गया। अब जितना पैसा राज्यों को जाना है उतना पैसे नहीं जा रहे हैं। राज्यों का मुख्यमंत्रियों और राज्यों का पूरे कैबिनेट आके दिल्ली में धरना कर रहे हैं। और लद्दाख में इतना बड़ा मूवमेंट था, इतने दिन अनशन था सोनम वांगचुक जी का, कुछ उसके ऊपर बहस नहीं। शेतकऱ्यांची मोदींनी काय दुर्दशा करून टाकली आहे पहा। शेतकऱ्यांवरती जो प्रचंड अन्याय सुरू आहे आणि त्यांच्या आंदोलनांच्या बाबतीत जी प्रचंड दडपशाही सुरू आहे, त्या सगळ्याला लोकशाही म्हणायचं का? हा असा परखड प्रश्न डॉक्टर परकला प्रभाकर यांनी उपस्थित केला। देश में सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर है, कृषि है, और कृषि के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोग डिपेंड करते हैं, है ना जी। और इतना
बड़ा सेक्टर के ऊपर आप 3 कानून लाने के लिए आप कोशिश किए थे, लाए थे, और लाने से पहले 10 मिनट भी उसके ऊपर बहस नहीं किया आपने, बहस नहीं होने दिया। और बहुत सारे प्रोटेस्ट आ गया, अभी भी आ रहे हैं, अभी जारी हैं प्रोटेस्ट। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा हो सकता है क्या? एक तर मोदी पुन्हा सत्तेत येणारच नाहीत यावरती माझा ठाम विश्वास आहे, परंतु जर काही करून त्यांनी बहुमताचा 272 हा आकडा गाठण्यामध्ये यश मिळवलंच तर मग यापुढे निवडणूक, लोकशाही, संविधान वगैरे सगळं विसरून जा। हा इशारा स्पष्ट शब्दांमध्ये अगदी डॉक्टर परकला प्रभाकर यांनी या मुलाखतीत शेवटी दिलाय। पहा, ऐका। इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिएगा। 24 का कुछ चुनाव जो होगा अभी, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं, और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी बातें आप सुने दे रहे ना आपको, धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसे सुन रहे हैं ना आप। ये ऐसी बातें आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। आप ये भी मत सोचिए कि अभी क्या है वो मणिपुर में हो रहे, हमारे यहाँ होने का संभावना भी नहीं, ऐसे भी मत सोचिएगा। जो आज मणिपुर में हो रहे, आपके इलाके में हो सकता है, हमारे इलाके में हो सकता है, हमारे राज्य में हो सकता है, आपके राज्य में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये भी बोल रहा हूं कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है अभी लद्दाख में है, अभी ये फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश पे हो ही जाएगा। देशाच्या अर्थमंत्री असलेल्या आणि मोदींच्या अत्यंत विश्वासू मानल्या जाणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांचे पती आपल्याला सांगतायत की मोदी पुन्हा सत्तेत आले, भाजप पुन्हा सत्तेत आली देशाच्या, तर संविधान, लोकशाही आणि निवडणूक वगैरे सगळं विसरा। यावरती आता मी आणखीन काही भाष्य करण्याची गरज आहे असं मला अजिबातच वाटत नाही। तुम्ही अभिव्यक्तीचे सगळे दर्शक सुजान आहात, विचार करा, योग्य तोच निर्णय घ्या, इतकंच। थांबण्यापूर्वी आपलं नेहमीचं शेवटचं आवाहन, चॅनल आपलं सबस्क्राईब केलं का? नसेल केलं तर प्लीज आता लगेचच करा। एपिसोड आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, आपल्या प्रतिक्रियासुद्धा अवश्य नोंदवा। पुन्हा भेटू लवकरच, तोपर्यंत धन्यवाद।